जमी ये आसमां, हाँ ये जमी ये आसमां, हमारा कल हमारा आज, हमारा कल हमारा आज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज हमारा बजाज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज हमारा बजाज। कालीचरण स्वीट्स की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आगामी छठ पूजा व गंगा स्नान की ढेर सारी शुभकामनाएं। शादी विवाह के आगामी मौसम में कालीचरण स्वीट्स आपके लिए लाए हैं मेहमानों को दी जाने वाली स्वादिष्ट भाजी, वो भी एक से एक शानदार फैंसी पैक में। अगर आपके यहाँ भी कोई ऐसा अवसर है तो आज ही अपने मेहमानों की भाजी का ऑर्डर बुक कराएं। हमारा पता है कालीचरण स्वीट्स, निकट लल्ला बाबू चौराहा, KP रोड, बुलंदशहर। राजे महाराजे जैसी शान वाले डबल बेड शानदार डिजाइन के साथ, मखमली सोफे, डिजाइन इन कबर्ड, सेंटर टेबल आदि की शानदार वैरायटी। दाम किफायती, मटेरियल दमदार। महाराजा शोरूम, कामना ज्वेलर्स के सामने, राजे बाबू रोड, बुलंदशहर। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस द्वारा EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। नमस्कार दोस्तों, मैं चक्रपाणी आपके साथ हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन। आइए शुरू करते हैं अपना वही कार्यक्रम जिसको आप भी पसंद करते हैं और शायद हम भी उसी से पहचाने जाते हैं। जी हां, मेरी मुराद है ये कानून बदल डालो ताकि न्याय जिंदा रहे। एक बहुत बड़े शायर ने कहा है, तीर ना बंदूक न तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। शायद ये शेर, ये लाइन कहती है कि दुनिया में सबसे बड़ी पावर अखबार यानी मीडिया है। वो मीडिया जो समाज का दर्पण कही जाती है, वो मीडिया जो सदियों से आज तक, कहा तो ये जाता है कि मीडिया की शुरुआत, पत्रकारिता की शुरुआत महर्षि नारद से हुई थी। अनेक विद्वानों के अनेक अनेक मत हैं और ये मीडिया, ये पत्रकारिता, ये संचार माध्यम जब भारत में शुरू हुआ तो डोंडी बजाई जाती थी, मुनादी की जाती थी। उस समय संदेशवाहक इसी का सहारा लेते थे, या बड़े बड़े राजे महाराजे, प्रधान वगैरह जो भी बड़े लोग हुआ करते थे समाज में, धनवान लोग हुआ करते थे समाज में, वो इसी तरह की मुनादियाँ कराकर अपना संदेश आगे तक पहुंचाते थे। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और अखबार डेवलप हुए, चाहे वो कलकत्ता का पुष्पमित्र हो और आज के हजारों लाखों टाइटल्स हों, हजारों लाखों अखबार हों। और आज तो मीडिया, आज तो पत्रकारिता इतनी बलिष्ठ हो चुकी है कि तमाम दुनिया की चकाचौंध में सबसे ऊपर मीडिया है। जिधर देखो मीडिया के चर्चे हैं। लेकिन समाज में तुलनात्मक संतुलन बनाने वाली ये मीडिया, लोकतंत्र का ये अदृश्य चौथा स्तंभ, जो लोकतंत्र के बाकी तीनों स्तंभों को एक तरह से संचालित भी करता है, संयमित भी करता है और उनका संतुलन भी बनाए रखता है। चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, हमेशा समय समय पर मीडिया का सहारा इनको लेना पड़ा है और मीडिया से ये अछूते नहीं हैं। लोकतंत्र के इस अदृश्य चौथे स्तंभ को कहा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और बेशक एकमात्र ऐसा वर्ग है पत्रकारिता, ऐसा माध्यम है पत्रकारिता जो समाज के हर व्यक्ति से जुड़ता है, समाज की तमाम समस्याओं को देखता है, सहेजता है और उसको समाधान तक भी पहुंचाता है। गणेश शंकर विद्यार्थी का चर्चा करें या आचार्य
महामना मदन मोहन मालवीय का। ऐसे पत्रकारिता के धुरंधर रहे हैं इस देश में, जिन्होंने पत्रकारिता करके ये नए नए आयाम साबित किए हैं। इस पत्रकारिता ने देश को कई जज दिए हैं, इस पत्रकारिता ने देश को कई अधिकारी दिए हैं, इस पत्रकारिता ने देश को कई महान नेता दिए हैं। ये पत्रकारिता जो समाज का एकमात्र ऐसा वर्ग है जो समाज को उसकी तमाम समस्याओं को देखता है, सहेजता है और समाधान तक पहुंचाता है। लेकिन इसी पत्रकारिता में कुछ ऐसे कर्महीन, कर्तव्यहीन लोग भी आ घुसे हैं जो तमाम झूठ, तमाम फरेब, तमाम धोखे का सहारा लेकर अच्छे लोगों का हक डकार रहे हैं। जी हाँ, अनेक यूं तो रिपोर्ट प्रचारित हुई हैं, प्रसारित हुई हैं, और ये देखने में आता है कि पत्रकारिता का जो बजट है वो बहुत सारे गलत हाथों में होता हुआ गलत जेबों में पहुंच जाता है। लेकिन आज जिस मामले पर हम बातचीत करने जा रहे हैं वो मुद्दा यूं तो देश के हर नागरिक से जुड़ा है, देश के हर पत्रकार से जुड़ा है, देश के हर संस्थान से जुड़ा है। लेकिन उसकी शुरुआत आज हम करेंगे देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड से। जी हाँ, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले जो आज मेरे पैनल पर महान विद्वान बैठे हैं उनसे आपको रूबरू कराता हूं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार केपी सिंह साहब जो जनपद जालौन के उरई से हमारे बीच हैं, हमारे साथ हैं, उनका सानिध्य आज हमारे साथ है। इसके अलावा कानपुर से हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पीयूष त्रिपाठी, और साथ ही युवा पत्रकार दानिश आजमी मुंबई से हमारे साथ हैं जो बड़ी बेबाकी के लिए जाने पहचाने जाते हैं। इसके अलावा हमारे सूत्रधार जो उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हैं, वीकली आई जो न्यूज़पेपर का संपादन भी करते हैं और बड़े क्रांतिकारी पत्रकार हैं। क्रांतिकारी तो आदरणीय आप सभी लोग हैं, लेकिन चूँकि उनका जिक्र आज इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है चूँकि उत्तराखंड में जो उन्होंने जिस खबर को बल दिया है, जिस एक संपादक होने के बावजूद जिस बात को उठाया है, वो वास्तव में साधुवाद के पात्र होते हैं। मिस्टर राकेश भाटी हमारे साथ हैं देहरादून से, और इसी बीच में शिवाली शर्मा हमारे साथ जुड़ी हैं जो बड़ी युवा आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जो राजौरी जम्मू कश्मीर से हमारे साथ हैं। तो आप सभी महानुभाव का हम स्वागत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आज का ये कार्यक्रम देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपके लिए भी। हो सकता है कि हमारा ये वीडियो बहुत लंबा हो और मेरा इंट्रो भी हद से ज़्यादा लंबा आज हो गया है, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। वो पत्रकारिता, वो मीडिया जो समाज में अपना अहम मुकाम रखती है, देश की हर समस्या, हर जिम्मेदारी उठा के चलती है, उस मीडिया में कुछ ऐसे कर्महीन, कर्तव्यहीन घुस आए हैं, कुछ ऐसे विज्ञापन भोगी घुस आए हैं जो तमाम झूठे, तमाम फरेबी आंकड़ों के बाद तमाम अच्छे पत्रकारों को मिलने वाली, अच्छे संपादकों को मिलने वाली तमाम सुविधा को डकार रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे मंत्रालय से अनभिज्ञ ना हो। तो आइए, उत्तराखंड में राकेश भाटी ने एक ऐसा ही, मैं कह सकता हूं, ज्वालामुखी फाड़ दिया है पत्रकारिता का, जिसमें के उत्तराखंड के करीब 90% पत्रकार, संपादक लिप्त पाए जा रहे हैं। लाखों, हजारों करोड़ का लूट विज्ञापन के नाम पे हमारे देश में होती है। विज्ञापन के नाम पे तभी सभी सरकारें अपना अपना विज्ञापन देती हैं और वो ये भूल जाती हैं, अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए सरकारें बहुत सारे गलत काम कर बैठती हैं। और उसमें सबसे बड़ा गलत काम यह है कि फर्जी आंकड़े दिखाने वाले विज्ञापन भोगियों को करोड़ों का बजट दे देती हैं। दादा, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं पीयूष त्रिपाठी जी, चूंकि आज आपसे सीनियर हैं और आपसे जूनियर तो ऑलरेडी हैं ही। मैं आपसे शुरुआत करता हूं
चूंकि आदरणीय केपी सिंह साहब के पास मैं जाऊं उससे पहले चाहता हूं कि आपसे कुछ मैं जानकारी हासिल कर लूं। दादा, विज्ञापन के नाम पर हर प्रदेश में बल्कि हर जिले में तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने अखबारों की चंद प्रतियां छापते हैं और फर्जी आंकड़े दे देते हैं हजारों सैकड़ों की तादाद में और विज्ञापन का बजट डकार लेते हैं। और ये हक उन पत्रकारों का होता है जो वास्तव में शुद्ध पत्रकारिता करते हैं, जो वास्तव में देश हित की राष्ट्रवादी पत्रकारिता करते हैं और जो वास्तव में पत्रकार हैं। और ये जो पैसा है ये किसी सरकार की बापोती नहीं है, ये टैक्स पेयर का पैसा है। तो इस करोड़ों की लूट पर आपका क्या कहना है पीयूष त्रिपाठी साहब? पैनल में बैठे सभी लोगों को मेरा नमस्कार। चक्रपाणी जी, मैं वहां से शुरू करूंगा जहां से शुरू होता है। रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, वहां से अब तो ऑनलाइन है, एक फॉर्म आता है ऑनलाइन। जी बिल्कुल। अगर आपको अखबार का शीर्षक लेना है तो एक प्रक्रिया है जी। उसमें आप अपना नाम, पिता का नाम, आधार कार्ड, पूरा पता सब डालेंगे और 5 नाम आप उसमें लिखेंगे। जी 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 जी। इसके बाद आपकी एक LIU इंक्वायरी होगी जी। उसको सूचना विभाग वेरीफाई करेगा और जिलाधिकारी कार्यालय वेरीफाई करेगा। इसके बाद वो RNI को भेज दिया जाएगा। 29 दिन के अंदर आपको एक शीर्षक अलॉट हो जाएगा अखबार का। जी। उस पूरे फार्म में, प्रोफार्मा में कहीं पर 2-3 चीजें पूछी नहीं जाती हैं। जी। नंबर 1 कि आप अखबार का शीर्षक ले रहे हैं, ये अखबार आप निकालेंगे कैसे, धन है आपके पास कि नहीं, ऐसा कोई कॉलम नहीं है। जी। भाई आजाद भारत है, संवैधानिक हक है हमारा। हाँ। हम निकाल सकते हैं अखबार। जी। तो अब दूसरे ये नहीं पूछा जाता कि आप पत्रकारिता की काबिलियत रखते हैं अथवा नहीं। जी। ये 2 कॉलम उसमें नहीं है। सर शिक्षा का भी नहीं है, सर शिक्षा का भी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं या नहीं। हाँ, शिक्षा का भी कोई कॉलम नहीं है। जी। तो बात वहां से शुरू होती है। आप देखिएगा कि एक ध्येय वाक्य लिखा हुआ करता था अखबारों के ऊपर, निष्पक्ष एवं निर्भीक लिखा होता था। जी। अब आप ध्यान से अगर देखें तो ये चला आ रहा है 50 वर्ष से, निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक। कहने में बात अच्छी रहती है, कहने में लगती है। निर्भीक दैनिक। आप हमें ये बताइए, कोई अखबार निर्भीक हो सकता है क्या? जी नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। उसको डरना होगा, उसको डरना होगा उस काम से जिससे किसी की मानहानि हो। जी। उसको डरना होगा सामाजिक मर्यादाओं से, जी। जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ठीक किया है। जी। और अखबार तटस्थ हो सकता है लेकिन निष्पक्ष नहीं हो सकता। अखबार को पक्ष लेना होगा पीड़ित का, उत्पीड़ित का, दलित का, दमित का, और उसको विपक्ष में होना होगा गुंडे का, माफिया का, समाज विरोधी का, कानून विरोधी का, संविधान विरोधी का। उसको देश के पक्ष में, तो जो अगर किसी के पक्ष में खड़ा होगा वो निष्पक्ष नहीं कहा जाता। उसके लिए शब्द है तटस्थ। जी। और निर्भीक आप इसलिए नहीं हो सकते कि आप मर्यादाओं में बंधे। जी। आपके उससे ऐसे बहुत किस्से हैं, सब लोगों को मालूम है। केपी सिंह जी मुझसे सीनियर हैं और आपको बता दूं उत्तर प्रदेश के जाने माने विश्लेषक, लेखक। और खैर, अब आते हैं इस पर। पर्टिकुलर बात हो रही है उत्तराखंड से एक अखबार 8 महीने पहले निकाला वरिष्ठ पत्रकार राकेश कुमार भाटी जी ने, जिसका नाम है वीकली आई। जी। अभी तक के सारे अंक ईमानदारी से इन्होंने छापे हैं, 12 पेज कलर। जी। ये देख रहे थे अपने उत्तराखंड में। जी। इन्होंने कुछ काम किया उस पर। जी। काम करने के बाद, अगर मैं भाटी जी से एक सवाल पूछ लूं क्या चक्रपाणी जी?
जी बिल्कुल बिल्कुल। दो सवाल मैं पूछ लूं। जी बाटी जी, मुझे आप सुन पा रहे हैं पीयूष त्रिपाठी जी को? जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। बाटी जी, आपने एक सीरीज चालू की जिसका संभवतः ये 5वां अंक होगा, जी। या चौथा या 5वां होगा। आपने उन अखबारों की लिस्ट अमाउंट सहित छापी जिनको जितना विज्ञापन सूचना विभाग द्वारा दिया गया, जी बिल्कुल। जी और लगातार आप छाप रहे हैं। जी 4 अंक हो गए 5। जी आपने, मेरे पास इस वक्त जो है 21 अक्टूबर 2024 का अंक है, जी जिसमें आप लिख रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं 1 जुलाई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक सरकार की उपलब्धियों पर आधारित विज्ञापन। जी न्यूज वेट नाम के अखबार को 9,99,998 रुपए, जी फिर 2,99,999 रुपए, फिर 51,000 रुपए। दादा इन्होंने तो पूरी लिस्ट सुनिए बना दी तो, है, मैंने भी वो अखबार नहीं, देखा है। और सुनिए तो, भाटी जी से एक सवाल मैं पूछ लूं। भाटी जी, क्या आज तक, 1 महीने के बाद तक, क्या सूचना विभाग की ओर से आपको कोई ऑन द रिकॉर्ड चैलेंज आया है कि आपने जो ये लिस्ट छापी है ये गलत है? ऐसा नहीं हुआ है भाटी जी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जिन लोगों के नाम जिन अखबारों के आपने छापे हैं, क्या उन लोगों ने कोई ऑन द रिकॉर्ड आपसे आपत्ति जाहिर की कि मुझे इतने का विज्ञापन नहीं मिला जो आपने छापा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने सारी जानकारी ये सूचना विभाग की वेबसाइट से ली है और कुछ आरटीआई के माध्यम से ली है। ठीक, बहुत दादा बढ़िया। दादा मैं आपसे अब मैं आता हूं मूल पॉइंट पर। जी जी भाटी जी ने छापा पहली बार है, बगैर किसी भेदभाव के, जी बिल्कुल। क्योंकि इनका अखबार अभी सरकारी विज्ञापन नहीं प्राप्त करता है, और ना ये चाहते हैं, ना इन्होंने डीएवीपी और ये सबको लिया है, रेट वगैरह। दादा मैं आपको रोक के एक बात कहना हाँ, चाहता रोकिए। हूँ। भाटी जी बिल्कुल, का बिल्कुल, ये जो चारों अंक हैं ये कल ही मेरे सामने आए, कल ही, बीते हुए कल में। चूंकि मैं अच्छा, अच्छा। फतेहपुर में एक पत्रकारिता दिवस पे सम्मान समारोह था, मैं भी उसमें आमंत्रित था, तो वहाँ से मैं लौटा, और जब मेरी आपसे बात हुई तो ये भाटी जी से मैंने बात की, और फिर ये अखबार जो भाटी जी के अंक हैं वो मेरे सामने आए। यहाँ मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा महसूस किया, हालांकि मेरा भी कुछ ऐसा ही मामला रहा था। दादा मैंने जो वर्ल्ड हेडलाइन, ये जो टाइटल आप देख रहे हैं, जब ये शुरू किया था, इसका दैनिक संस्करण, पहले साप्ताहिक निकालते थे हम लोग, तो जब ये शुरू किया था तो हमारी पहली लीड जो गई थी, पहली खबर गई थी, तो वो गई थी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की मौत का ठेका 5 करोड़ में उठा। और इसने अच्छा। इस खबर ने पूरा तहलका मचा दिया था, और मुझे रात को ही उठा लिया पुलिस ने, और कि भाई ये खबर कहाँ से आई। मैंने कहा तुम मुझे तो बाद में देखना, पहले मुख्यमंत्री की जान बचाओ। बहरहाल वो एक लंबा तमाशा है, आज का हमारा विषय नहीं है कि हम उस पर बात करें। लेकिन भाटी जी की वो अंक को देखने के बाद, पढ़ने के बाद, मैं दादा बेचैन हो गया, वरना आज की इस डिबेट का ये विषय नहीं था, हम किसी और मुद्दे पे बात कर रहे थे। लेकिन मुझे लगा कि ये पत्रकार जो हमारे भाटी जी हैं, ये तो तलवार की धार पे चल निकले हैं, और इस समय इनकी आवाज में सुर मिलाना बहुत जरूरी है, इसलिए आज का ये डिबेट चल रहा है। और यहाँ मैं अपने दर्शकों से भी ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत ही अहम हमारा एपिसोड है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए भाई, मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं। चूंकि ये देश का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां खुद एक पत्रकार ने, जिसके अखबार के अभी चंद अंक निकले हैं, उसने पूरी की पूरी गवर्नमेंट को चैलेंज कर दिया है, पूरे के पूरे सिस्टम को चैलेंज कर दिया है, और पूरे पत्रकारिता जगत को हिला के रख दिया है। मैं ऐसी पत्रकारिता को सल्यूट करता हूं, और साथ ही दादा मैं आपसे भी कहूंगा कि हम ये पहले जाने के राकेश भाटी ने जो ये आज अपना अखबार और उसकी ये जानदार शानदार खबर पूरे के पूरे समाज को सौंपी है, इसके लिए इनको क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, कैसे इन्होंने गेन किया, बताइए, पूछिए, आप वो खुद बताएंगे। भाटी जी
मैं दानिश भाई आपके पास भी आऊंगा और आदरणीय दादा आपसे भी बात करूंगा, लेकिन भाटी जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभी वो कहते हैं कि जुम्मा 8 दिन की पत्रकारिता है हुजूर, और नहीं, आप 8 दिन की नहीं है। भाटी जी बहुत पुराने पत्रकार हैं। नहीं साहब, ये अखबार अभी 8 महीने से शुरू हुआ है। तो ये आप अपने लिए जी, ये जो 8 दिन का अखबार है या वो चंद दिन का अखबार है, माफ कीजिएगा, इसमें आप इस अखबार को आपने इतने बड़े झमेले में डाल दिया है भाई, इतने बड़े ग्रुप से जो विज्ञापन भोगियों का एक जखीरा है, पूरा का पूरी उनकी सेना है, उससे कैसे मुकाबला करोगे? देखिए, मेरा डिबेट में उपस्थित सभी लोगों को सर्वप्रथम प्रणाम। और जैसे चक्रपाणी जी आपने ये कहा कि इस तरीके का एक बहुत बड़ा गिरोह है, जी बिल्कुल, और बहुत बड़ा गिरोह का मैं ये कहूँ कि 90% लोग उत्तराखंड में पत्रकारिता जो कर रहे हैं वो सिर्फ विज्ञापन हथियाने के लिए कर रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है जो मैंने आरटीआई से लेके और जो अपने अखबारों के चारों अंकों में हाँ इस चीजों को छापा है, हाँ ये उसका जीता जागता उदाहरण है। जी। पत्रकारिता के नाम पर, जैसे पीयूष भाई ने बताया कि आरएनआई बड़ा इजीली एक प्रोसीजर है, उसके तहत मिल जाता है, किसी को मिल जाता है। जी बिल्कुल, बस आरएनआई दिया और अपना फाइल कॉपी का मतलब 15 प्रतियां अपना छपवाया, 5 रिकॉर्ड में रखा, हाँ 2 सूचना विभाग में जमा कराया, संबंधित विभागों में जमा कराया, जहां जहां से उनको जमा कराना जरूरी है जी, और उसके बाद वो उसको सूचीबद्ध करा लिया। सूचीबद्ध कराने के बाद सबसे बड़ा एक जो स्कैम जो भी हम जिस तक हम नहीं पहुंचे हैं वो ये है कि ऐसे अखबार जिन्होंने अपनी सूचीबद्धता के टाइम पर प्रसार संख्या, जिसको बिल्कुल झूठ तरीके से डीएवीपी में भी और यहाँ सूचना विभाग उत्तराखंड में भी जो दर्ज कराया है, उसके आसपास भी नहीं। जो कुछ मिनिमम जो है वो 2200 कराया है और ये 40,000 तक जाती है, जी और ये 40,000 तक जाती है, जो कि कभी इन्होंने इस तरीके का अखबार को छपाया नहीं है। और उन्हीं अखबारों से इन्होंने जिला स्तरीय मान्यता और राज्य स्तरीय मान्यता तक ले रखी है, जिसके ये पात्रता ही नहीं रखते हैं। जी सबसे बड़ी बात। जी दूसरी बात, चक्रपाणी जी आपने कहा कि इसके लिए मुझे कोई विरोध झेलना पड़ा। हाँ, बहुत विरोध मुझे ये सब ये झेलना पड़ा है कि जिस पत्रकारिता जगत में मैं अपने आप को भी एक उनका सदस्य मान के चलता था, जी तो मैं आज अपने आप को उनसे अलग महसूस करता हूं। मैं जिन चेहरों को पत्रकार बना करता था, आज मुझे ये बिल्कुल क्लियर हो गया है। और डिबेट के माध्यम से मैं आप लोगों को, जितने भी लोग डिबेट में हैं और जो भी हमारे दर्शक हमको देख रहे जी। हैं, मैं ये बताऊंगा कि ये पत्रकार नाम का शब्द का जो ये पत्रकार शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं, या ये चोला जो ओढ़े हुए हैं, ये इसके बिल्कुल आसपास भी नहीं है। जी बिल्कुल, ये सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन लेने के लिए ही अपनी 15 कॉपियों को निकालते हैं। विरोध मुझे ये झेलना पड़ा कि आज उत्तराखंड के कम से कम 99 लोग मेरे अगेंस्ट है और एक अकेला 100 में से मैं एक तरफ खड़ा हूं। और जी। दूसरा ये है कि जैसे पीयूष भाई बड़े भाई हैं, इनका उत्साहवर्धन मेरे साथ हमेशा रहता है। जैसे आपके चैनल ने मुझे आज डिबेट पे बिठाया, तो इससे भी मेरा उत्साहवर्धन रहता है और मुझे एक ऊर्जा सी मिलती है। हो सकता है कि इस डिबेट के बाद मेरे अंदर और ऊर्जा का भाटी जी, आए और भाटी जी, अच्छे से अच्छा अगला निकालूं। भाटी जी, ये प्रोग्राम वास्तव में, मैं आपको दिल की बात बताता हूं जी कि आपकी उस खबर के बाद में आपकी खबर ने मुझे मजबूर कर दिया कि आज मैं इस कार्यक्रम की चर्चा कर रहा हूं। चूंकि वो एक कहावत है कि जब राम सेतु का निर्माण चल रहा था, तब सभी लोग अपना अपना काम कर रहे थे, तब एक छोटी सी गिलहरी भी थी और वो गिलहरी बार बार जाती थी और रेत में जाती थी और फिर समुद्र में कूद जाती थी। ये बात भगवान राम देख रहे थे। उन्होंने कहा, भाई ये तुम क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा, प्रभु जब ये इतिहास लिखा जाएगा तब मेरा भी जिक्र होगा कि जब ये राम सेतु बन रहा था तो उसमें कुछ बालू मैंने भी डाला है। तो जी। ये जो आप जिस धार पे आज खड़े हैं राकेश भाटी साहब, वहाँ ये जो मेरे 2 आदरणीय मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, आदरणीय केपी सिंह साहब और आदरणीय पीयूष त्रिपाठी जी, इनको मैंने निवेदन करके इसलिए इस डिबेट में रखा है चूँकि आज की ये डिबेट बहुत खास है, चूँकि ये उस तबके से ताल्लुक़ रखती है जो तबका पूरे सिस्टम पे निगरानी रखता है, जिसका काम समाधान तक समस्याओं को पहुंचाना है।
मेरे साथ में बहुत क्रांतिकारी पत्रकार दानिश साहब भी हैं जो मुंबई से जुड़े हैं। 1 मिनट का समय मैं उनको भी देना चाहता हूं। दानिश साहब, सवाल तो बहुत सारे पूछने हैं आपसे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि वेतन, ये जो माफ कीजिएगा, विज्ञापन भोगी लोग जो हैं और जो पत्रकारिता के धंधे में घुसाए हैं, जिनके लिए पत्रकारिता कोई मिशन नहीं है, सिर्फ एक धंधा है, ये तो करोड़ों का बजट खा रहे हैं भैया। दानिश, बिल्कुल। देखिए, ये उत्तर प्रदेश से लेके उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, जितने भी स्टेट हैं, वहां पे इस तरह के जो विज्ञापन भोगी पत्रकारों की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन मुझे ये मालूम है कि एबीसी की रिपोर्ट जो बनाई जाती है पूरी फर्जी है, क्योंकि 5,000, 3,000, 2,000 अखबार छापने वाले 35,000, 40,000 का जो है वो रेशियो दिखाते हैं, ठीक है। सरकार में बैठे बाबुओं को भी मालूम है, आपके सूचना विभाग को भी मालूम है कि इनका कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि बाबू का कट है, अब आपके उत्तर प्रदेश का मामला है, उत्तर प्रदेश में एक जाति विशेष के लोगों को विज्ञापन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि फला जाति से बिलोंग करता है, फला जाति की सरकार है, तो उसके हिसाब से इनको विज्ञापन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्राइटेरिया जो बन रहा है, ये तो पत्रकारिता खत्म करने वाला क्राइटेरिया बनाया जा रहा है। दानिश भाई, दानिश साहब, ये कोई ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार या इन भगवाधारियों की सरकार जब से आ गई है तब से ऐसा है, ये पूर्व सरकारों में भी चलता रहा है। इस ऐसे उदाहरण शर्मानी जी, ऐसे उदाहरण दर्जनों मिलेंगे। मैं जनता पार्टी की सरकार से लेकर आपको मालूम है फैजाबाद से अखबार निकलता था, उसको कौन किसने प्रमोट किया, किसकी फंडिंग थी, किसकी मशीन थी, पूरे देश। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। लेकिन मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता, मेरा ठीक है, मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता। मेरा विषय ये है कि सरकार ने जो मशीनरी बनाया है, जो मैकेनिज्म है एडवर्टीजमेंट देने का, वो सीधे सीधे पूरी तरह से फेल्योर है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रिंट वाले ही इस तरह का काम करते हैं। अभी आपने पिछले साल 2 साल पहले देखा कि टीआरपी का घोटाला किस तरह से हुआ इसी देश में। क्या हुआ? सरकार की सारी मशीनरी फेल हो गई जी। एक बड़े कारपोरेट घराने के लोग मलाई खा रहे हैं सरकारी विज्ञापनों का जी। इतना ही नहीं, जो प्राइवेट ऐड होते हैं उसी फर्जी टीआरपी की बुनियाद पर उनको ऐड मिलता है जी। वही जो फर्जी एबीसी की रिपोर्ट दिखाई जाती है उसमें जो है प्राइवेट ऐड उठाए जाते हैं कि हमारी प्रसार संख्या इतनी है, जबकि एक्चुअली उतनी रहती नहीं है जी। बिल्कुल आपने छपने वाले अखबार, मुझे तो ये भी मालूम है कि लखनऊ से कुछ ऐसे अखबार, एक आदमी जो है 20-20 अखबार छाप रहे हैं। अरे दादा, क्या बात बोल दी आपने। सही है दादा, ठीक है। दानिश भाई, अब आपको रोकना पड़ेगा भैया। दानिश भाई, अब आपको रोकना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि क्यों रोक रहे हैं? हाँ, जरा मैं बड़ी मजेदार बात आपको बताने जा रहा हूँ। आदरणीय दादा केपी सिंह साहब, मैं आप भी जरा गौर फरमाइएगा। कल मुझे गणेश शंकर विद्यार्थी रत्न दिया गया था, पत्रकार रत्न। ये एक अच्छी संस्था है और दानिश भाई भी शायद उससे जुड़े हैं, साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन। तो बड़ा अच्छा लगा साहब मुझे। वहाँ एक साहब आए थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, उन्होंने अपना परिचय दिया, लखनऊ से आए थे कि 42 अखबार निकालता हूं मैं। अब मैं उनकी तरफ देखने लगा, मैंने कहा भैया 42 अखबार निकालते हो, एक अखबार निकालने में पूरा का पूरा सर का पसीना एड़ी तक आ जाता है और तमाम तरह के झंझट देखते हैं, तुम 42 अखबार कैसे निकाल लेते हो? तो अब वही बात इन्होंने, दानिश भाई ने दोहरा दी। भाई साहब, राकेश भाटी साहब जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके दिल में ये कब आया, ये बात आपको कब लगी कि इस मामले में ये खबर है और मुझे इसको उजागर करना चाहिए? देखिए, ये चीज को मैं काफी दिन से महसूस भी कर रहा था और मैं पीयूष त्रिपाठी भाई साहब से आग्रह भी बार बार कर रहा था, या तो हम अपना जो भाई साहब का एक प्लेटफॉर्म है, या तो हम उससे शुरू करें, या फिर मैं एक टाइटल अखबार का लूं। और एक अखबार का टाइटल लेने का मेरा जो मतलब था वो यही था कि मैं इस तरीके की खबरों को, ये नहीं सूचना विभाग की, मैंने और भी चीजों के बहुत सारे खुलासे पहले भी अखबारों में रहते हुए या न्यूज चैनलों में रहते हुए ऐसे किए हैं। और दानिश भाई की बात में मैं बिल्कुल वो रखता हूं कि दानिश भाई एक व्यक्ति ने एक घर में यहाँ भी 15-15, 10-10 अखबार और 10-10 एडिशन निकाले हुए हैं।
है ना। और वो सिर्फ विज्ञापनों के लिए, और उनका कोई काम नहीं, उनको खुद से नहीं पता होता कि उनके अखबार में खबर कौन सी लगी है। वो प्रिंटर ही खबर छाप देता है, ऊपर नीचे खबरों को छाप देता है और वो ही भेज देता है। और विज्ञापन के टाइम पे सिर्फ उनको ही पता होता है कि आज हमको अखबार जमा करना है विज्ञापन का फोटो लगाकर। सिर्फ इतना काम है इन लोगों का जो विज्ञापन लेने वाले हैं। और पत्रकारिता के नाम पे कलंक है, पत्रकारिता के नाम पे सारी सुविधाओं का भोग ये लोग कर रहे हैं। जी जबकि असल पत्रकारिता करने वाले शायद इन जो ये चीजें भोगने वाले ये हैं, उनको ये चीजें की सुविधाएं नहीं मिल रही है, क्योंकि उनको वक्त ही नहीं है, टाइम ही नहीं है जी अपनी पत्र को समाचार पत्र को भरने से या हाँ अपने न्यूज चैनल को खबरें देने से। बाकी ये लोग, इनको हफ्ते में एक 10 कापियां छापनी है, वो भी छापेगा प्रिंटर। तो इनको तो, और पूरा दिन अपने अन्य व्यापारों में लगे रहते हैं ये। हाँ और जैसे ही कोई विज्ञापन का टाइम आता है तो तुरंत ये सूचना विभाग के चक्कर लगाने शुरू कर देते हैं, और इनकी जो सूचना विभाग में पैठ है अपनी, उसके आधार पर ये विज्ञापन प्राप्त कर लेते हैं। तो भाटी जी, ये बहुत जी भाटी जी, मेरा सवाल आपसे है, और मैंने पहले भी यही कहा था, आपको ये महसूस कब हुआ कि भाई ये मामला एक खबर है और इसको पास आउट करना चाहिए, जनता को बताना चाहिए? देखिए, ऐसा है, मैंने आपको बताया कि ये महसूस तो मुझे बहुत दिन से हो रखा था, लेकिन क्योंकि हम लोग अपने अखबारों में काम ना करके अभी हम दौर और अखबारों से जुड़े रहे, जैसे भाई साहब के साथ भी मैं जुड़ा रहा है, युवा संघ की हुंकार मैगजीन से, एक वहां की मध्य प्रदेश की मैगजीन थी लोक स्वामी, उससे जुड़ा रहा, फोकस टीवी से जुड़ा रहा जी है, और बहुत से ऐसे चैनल थे कि मैं उनसे जुड़ा रहा हूँ जी है। लेकिन क्या था कि क्योंकि वो प्लेटफॉर्म मेरे पे नहीं था, और उनके जो चैनल हेड थे या मेरे जो समकक्ष थे, मैंने उनसे जो डिस्कशन किया बहुत बार। जी लेकिन क्या था कि मेरे डिस्कशन के बाद वो लोग इस मसले पर खबर करने को तैयार नहीं होते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी सूचना विभाग से कोई ना कोई लाभ प्राप्त होता रहता था। जी 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 तो मैंने तभी सोचा कि इस चीज को मैं तभी कर पाऊंगा जिस चीज पर मेरा सर्वाधिकार होगा। जी उसी को लेकर मैं अपना वीकली आई का टाइटल लेकर आया, और मैंने पीयूष भाई साहब से उसके बारे में राय मशवरा किया, और फिर मैंने इसी प्रकार की पहले और खबरों को किया। और जब हमारे अखबार को लोग देखने लगे, पढ़ने लगे, मैंने कहा अब वक्त, सही वक्त है, क्योंकि जो समाज में जिनकी भूमिका एक ऐसी भूमिका है कि भाई ये पत्रकार हैं, मतलब एक इज्जत से उनका नाम लिया जाता है, समाज को सामने इनका एक चेहरा भी लाना चाहिए कि पत्रकारिता के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ये विज्ञापनों का खेल करते हैं, बाकी पत्रकारिता के नाम पे ये ABCD नहीं जानते हैं, और पत्रकारिता नाम के शब्द से भी ये कोसों दूर है। जी जी ये भाटी जी, ये आपने कैसे कलेक्ट किया कि भाई अब जैसे आपने सैकड़ों नाम दिए हैं, उसमें जो मैंने लिस्ट आपकी देखी है उसमें सैकड़ों नाम है सर, 1080। हाँ, तो ये एक लंबी लिस्ट है, मैं पूरी नहीं पढ़ पाया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपने कलेक्ट कैसे किए और ये आंकड़े सही कैसे हैं? एक्चुअली क्या है कि सूचना की, जो सूचना विभाग की साइट है उस पर भी पड़े हैं, और आप ये लगाइए, मैंने RTI में जो मांगे तो एक एक विज्ञापन के मेरे ख्याल से 4,500 5,500 हजार नाम थे जिनको दिए गए। उसमें मैं अपनी टीम के करीब करीब 5 सदस्य मेरे इसी काम में लगे रहे कि इनको छांटना, कितना विज्ञापन बाहर गया, कितना अंदर आया और कैसे आया। ये जितना भी मैंने छापा है ये सब ऑथेंटिक है, ये सब सूचना विभाग के द्वारा, या तो सूचना के द्वारा मुझे दिया गया है, या फिर मैंने जो है सूचना विभाग की साइट से इस आंकड़ों को उठाया है। हाँ हाँ जी जी तो इसमें RTI का आपने जिक्र किया, तो RTI से आपको ये सूचना प्राप्त करने में कोई मुश्किलात नहीं आए? एक्चुअली क्या था कि इस तरीके की सूचनाएं लोग सूचना विभाग पे दबाव बनाने के लिए हमेशा मांगते रहते थे। हाँ। उनको कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति इनको छापेगा भी। जी ये एक अधिकतर लोगों ने, पत्रकार लोगों ने, अगर उनकी किसी मन चीजों को नहीं माना गया या उनकी मन मर्जी की चीजें नहीं हो पा रही हैं सूचना विभाग में, तो वो इस तरीके की हरकतों को पहले करते थे कि RTI मांग लिया, किसको कितना विज्ञापन दिया, क्या दिया है, वो दिया। उसी बीच में सूचना विभाग के कुछ मीडिएटर लोग इसी प्रकार के, जो अब मैं क्या बोलूं कि जो विज्ञापन भोगी बोलूं उनको, या विज्ञापन लेने वाले माफिया बोलूं, जो सूचना विभाग में बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, वो लोग तालमेल बिठा के बीच में सूचना विभाग और RTI करता है, या जिसने भी RTI मांगी है उसको शांत करा देते थे, उसके निजी हितों को हल करा देते थे, वो शांत हो जाते थे। इसी आधार पर उन्होंने भी मुझे बड़े आराम से सूचना दे दी। हाँ, ये दिक्कत मुझे अब आ रही है कि जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के लिए, लघु फिल्मों के लिए, और जो आउटडोर मीडिया एक विभाग डिपार्टमेंट है, जो कि होर्डिंग्स बाहर, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन्स
और बाहर सूचना विभाग के द्वारा कराए गए प्रोग्राम, जैसे मुख्यमंत्री के संबंध में कोई प्रोग्राम है या सूचना विभाग द्वारा जो आयोजन किए जाते हैं, ये आउटडोर मीडिया दिखता है। इसकी जब मैंने आरटीआई मांगी है तो लोगों ने आरटीआई देने से ज्यादा मुझसे संपर्क करने की कोशिश की, सूचना अच्छा, विभाग वालों ने। जी जी जी। हाँ, चलिए ये अब है। हम जरा चलते हैं, दादा हमारे साथ जुड़े हैं केपी सिंह साहब, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और करीब 45 साल का उनका अनुभव है, बहुत सारे अखबारों में उन्होंने रहे हैं, संपादन किया है। तो एक विशेष अनुरोध पर वो मेरे साथ आज डिबेट में हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। ये सारी बात आपने त्रिपाठी जी की भी सुनी और भाटी जी का भी सारा का सारा दर्द अभी तक सुना, बाकी अभी तो बहुत सारे सवाल इनसे बाकी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इतने पुराने पत्रकार हैं, ये जो सिलसिला है ये शुरू से जारी है या हमारे ज़माने में ही जारी हुआ है या पहले से है? पहले तो सबसे पहले तो सभी आदरणीयों को प्रणाम जी। और त्रिपाठी जी ने कुछ मेरे बारे में भी चर्चा कर दी थी जी। त्रिपाठी जी मेरे बड़े भाई हैं, तो इसलिए जो है साहब बहुत ये तो दादा आपने बड़े फजीते में हमको डाल दिया। अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे कि मेरे बड़े भाई हैं, आप कह रहे हो त्रिपाठी जी बड़े भाई हैं, इसलिए वो स्नेह में अतिरिक्त फेवर मेरा कर दिया करते हैं जी। और भाटी जी को जो है वो उनके साहस को सलाम। ये जो मुद्दा आपने उठाया है जी तो इस मुद्दे को के विषय में कुछ प्रासंगिक मेरे अपने अनुभव है जी। वो 45 वर्ष से ऊपर की पत्रकारिता मेरी रही है, तो उसमें मेरे कुछ अनुभव हैं, मैं उनको शेयर करना चाहूंगा तो बात कुछ ढंग से समझा सकूंगा जी। शुरुआत मैंने की चंबल इलाके में एक साप्ताहिक अखबार प्रकाशित करने से। जी। उस साप्ताहिक अखबार के प्रकाशित करने के लिए मुझे कोई गरज नहीं थी कि मैं विज्ञापन इकट्ठी करूं, क्योंकि मुझे उससे अपनी कोई जीविका नहीं चलानी थी। मेरे अंदर एक ललक थी कि मैं भंडा फोड़ कर सकूं, डीएम जैसे सबसे बड़ा अधिकारी होता है जिले का, तो उस जिले में डीएम की करतूतों का, एसपी की करतूतों का भंडा फोड़ कर सकूं। तो उस समय पे कुछ लोग थे, कुछ दानवीर ऐसे थे, जैसे वो धर्मशालाएं बनवाने के लिए दान दिया करते थे और तमाम सामाजिक कार्य के लिए अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए, केवल क्योंकि ये माना जाता था उस समय के धनिक ही मानते थे, केवल धन से प्रतिष्ठा नहीं होती और प्रतिष्ठा के लिए हमें हमारा ये चेहरा भी होना चाहिए कि हम बहुत परोपकारी हैं, बहुत समाज सेवी। तो उसमें ये भी शामिल था कि वो किसी अखबार अगर कोई निकल रहा और वो अखबार अगर ईमानदारी से निकल रहा तो उसकी वो मदद करने के लिए खुद ही तत्पर रहते थे। तो हमारा जो अखबार का खर्चा था वो ऐसे उदार धनिकों के माध्यम से, धनाढ्यों के माध्यम से पूरा हो जाता था और ये कोई स्थानीय स्तर पर नहीं था। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के भी उस समय मालिकान जो मैनेजमेंट कंपनी के थे साहू शांति प्रसाद जैन, उनके बारे में भी सुना है कि वो अपने हिंदी प्रकाशन के सारे संपादकों से और अंग्रेजी अखबार के भी जो उनके प्रकाशन थे, अंग्रेजी के प्रकाशन थे, उनके भी सारे संपादकों से ये कहा करते थे कि हम अपने दूसरे व्यापार का अगर घाटा भी हमारा हो जाता है हमारे प्रकाशनों के जरिए तो हमें परवाह नहीं, दूसरे जो धंधों से हमें फायदा होता है तो उससे हम इसकी घाटे की पूर्ति कर लेंगे। लेकिन हमारे अखबार, हमारे प्रकाशनों का स्तर बहुत अच्छा होना चाहिए, उसकी गरिमा बहुत, उसकी प्रतिष्ठा लोगों के बीच में होनी चाहिए। तो ऊपर तक भी ये सिलसिला था, ऊपर भी मालिकान आज की तरह ये दबाव नहीं डालते थे कि हमारा जो प्रकाशन, हमारी जो मीडिया है जिसमें हमने पैसा लगाया हुआ है वो मैं ब्याज की अगर आपकी वापस कराने की क्षमता हो तब तो आप संपादक रहेंगे, वरना एक नहीं रहेंगे। तो मैं ये कहता था कि अगर व्यक्तिगत प्रयास से भी उस समय अगर अखबार निकलते रहते तो बहुत हम लोग लालायत नहीं रहते थे कि सूचना विभाग में के विज्ञापनों के भरोसे रहें और हेरा फेरी करके विज्ञापन मान्यता लें और फिर विज्ञापन लें। हमें इसमें बड़ा संतोष मिलता था कि हमारा अखबार लोगों तक पहुंचता है, पसंद किया जाता है। अगर हमारा अखबार किसी वजह से कोई अंक मिस अगर हो जाता है तो लोग टोकते हैं कि क्यों अब की बार आपका अखबार क्यों नहीं आया। यही हमने उसके बाद लगभग 10 दैनिकों का संपादन किया। जितने दैनिकों के उसके संस्थापक संपादकों के रूप में मैं रहा, मैंने मेरे हर दैनिक का ये रहा कि वो हमारे जो क्षेत्र होता था उस क्षेत्र में नंबर 1 का अखबार हमारी रहता था प्रसार के मामले जी। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि उस समय हेरा फेरी नहीं होती। अगर हम उस समय यही सवाल दादा, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता था कि जो अखबार हैं, और आप तो बड़े बड़े अखबारों में रहे हैं, कुछ अखबारों में मैं भी रहा हूँ, जैसे नवभारत टाइम्स है, अमर उजाला है,
कुछ जी। समय नौकरी की, 3-4 महीने ही, जी। वो तो बहुत छोटा सा पीरियड था। भास्कर में, बम्बई में भी जी। थोड़ा मैं रहा, तो जो दोपहर सामना है, राज बंजारा है, इनमें भी मैंने काम किया। तो ये जी। घपला तो दादा कम या ज़्यादा हाँ। होता तो सब में। और जो अभी दानिश हमारे साथ जुड़े हुए थे, जी। जी। दानिश साहब ने जो बात कही, मैं उससे हाँ। पूरी हद तक सहमत हूँ कि घपला जो है वो बड़े लेवल पे है। ये नहीं, लेकिन मैं एक मुख्य मूल बात जो पत्रकारिता की कहना चाह रहा हूं जी कि वो अखबार विज्ञापन लेने के लिए, अपनी अच्छी दर लेने के लिए वो बढ़ चढ़ के सर्कुलेशन बताते होंगे, लेकिन वो अपने क्षेत्र में वो अखबार अव्वल दर्जे के अखबार हुआ करते थे। हाँ, आज के ये क्षेत्र बात में मैं मान ये सकता हूँ सारी, आपका। तो उसकी उनकी उपयोगिता थी। वो जी अखबार, जो अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो सेवा, जो समाज की जो सेवा की अपेक्षा की जाती, वो उस अपेक्षा की पूरी कर रहे थे। चाहे वो सूचना देने के मामले में हो, चाहे किसी विमर्श को आगे बढ़ाने के मामले में हो, वो सारी पूर्तियां होती थी। तो वो उन दसों अखबारों की, मैं अपने अखबारों की बता रहा हूँ कि हमारे अखबारों में भी जो हमारे मालिकान थे, वो उनको जो गाइड करते थे, जी वो ये सीए वगैरह, तो हाँ वो बढ़ा चढ़ा के बनवा देते थे सर्कुलेशन, और जी वो लेते थे। लेकिन वो, मैं उसको फिर भी बेईमानी नहीं कहता, क्योंकि उसके माध्यम से कुछ अखबार निकल रहा था, एक बड़ी संख्या में पसंद किया जा रहा था, और बड़े बड़े अखबारों की तुलना में हमारे अपने क्षेत्र में हमारा अखबार ज्यादा पसंद किया जाता। दादा, मैं आज अभी स्थिति क्या आपके पास में लौटूंगा। आप देख रहे थे ये कानून बदल डालो ताकि न्याय जिंदा रहे। हमारे इस कार्यक्रम का पार्ट 2 जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। नमस्कार। ये जमी ये आसमां, हाँ, ये जमी ये आसमां, हमारा कल, हमारा आज, हमारा कल, हमारा आज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज, हमारा बजाज। कालीचरण स्वीट्स की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आगामी छठ पूजा व गंगा स्नान की ढेर सारी शुभकामनाएं। शादी विवाह के आगामी मौसम में कालीचरण स्वीट्स आपके लिए लाए हैं मेहमानों को दी जाने वाली स्वादिष्ट भाजी, वो भी एक से एक शानदार फैंसी पैक में। अगर आपके यहाँ भी कोई ऐसा अवसर है तो आज ही अपने मेहमानों की भाजी का ऑर्डर बुक कराएं। हमारा पता है कालीचरण स्वीट्स, निकट लल्ला बाबू चौराहा, KP रोड, बुलंदशहर। राजे महाराजे जैसी शान वाले डबल बेड शानदार डिजाइन के साथ, मखमली सोफे, डिजाइन इन कबर्ड, सेंटर टेबल आदि की शानदार वैरायटी। दाम किफायती, मटेरियल दमदार। महाराजा शोरूम, कामना ज्वेलर्स के सामने, राजे बाबू रोड, बुलंदशहर। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस द्वारा EMI की सुविधा भी उपलब्ध है।